2026 ग्लोबल कंप्लायंस के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज के दौर में रूल्स और रेगुलेशंस को मानना सिर्फ एक बॉक्स टिक करने जैसा नहीं रह गया है। ये लिटरली किसी भी बिजनेस के अस्तित्व को बचाने की सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। तो चलिए सीधे इस उलझे हुए जाल को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, $4.55 मिलियन। आईबीएम के हिसाब से ये एक डेटा ब्रीच की एवरेज कॉस्ट है। मतलब जरा सोचिए, एक छोटी सी चूक और कंपनी को करोड़ों का फटका। ये आंकड़ा हमें बताता है कि असल में कितना बड़ा फाइनेंशियल खतरा हमारे सामने खड़ा है। और अगर वो आंकड़ा कम लगा हो तो जरा इसे देखिए, 20 मिलियन यूरो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि सीरियस जीडीपीआर उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने की ऊपरी लिमिट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रेगुलेशंस को हल्के में लेना अब सिर्फ बदनामी का नहीं, बल्कि सीधे दिवालिया होने का रास्ता है। इस पूरे केओटिक लैंडस्केप को समझने के लिए हम 5 मेन एरियाज को कवर करने वाले हैं: ग्लोबल कॉर्पोरेट और टैक्स, डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस, ईएसजी रिपोर्टिंग वेव, वर्क प्लेस सेफ्टी यानी ओशा, और फाइनली इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने का असरदार तरीका। तो चलिए सीधे अपने पहले एरिया की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेट और टैक्स, और देखते हैं कि कैसे ये बदलती हुई डेडलाइंस कंपनियों पर तुरंत भारी प्रेशर डाल रही हैं। अब ये मैट्रिक्स देखने में थोड़ा घना लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाता है कि 2026 फाइलिंग सीजन के लिए अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स की तारीखें कितनी तेजी से शिफ्ट हुई हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ा शिफ्ट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे तरीके को बदल रहा है। यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो सामने आता है वो है सी कॉर्पोरेशन की फाइलिंग। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये डेडलाइन अब साल खत्म होने के बाद चौथे महीने की 15 तारीख तक खिसक गई है, जबकि पार्टनरशिप्स के लिए यह अभी भी तीसरे महीने की 15 तारीख ही है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर काम करने का मतलब है कि लोकल नियमों की गहरी समझ होना। भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, यहाँ के मंथली साइकिल्स कितने सख्त हैं। हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस, 15 को पीएफ, ईएसआई और 20 तारीख तक जीएसटीआर-3 भी भरना एकदम मैंडेटरी है। और अगर कोई इन रीजनल डेडलाइंस को मिस कर दे, इसके नतीजे बहुत ही डरावने हो सकते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नियमों को तोड़ने वाली 700 से ज्यादा एक्टिव भारतीय कंपनियों पर 550 करोड़ रुपीस से भी ऊपर का जुर्माना लगाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ मैसेज है कि कंप्लायंस में कोई भी देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस, और समझते हैं कि एनफोर्समेंट रिस्क का असली लेवल क्या है। इस चार्ट को देखकर यूरोपीय रेगुलेटर्स की असली ताकत का अंदाजा लगता है। मेटा पर 1.2 बिलियन यूरो और अमेज़न पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना। ये साफ तौर पर साबित करता है कि जब बात डेटा प्राइवेसी की आती है तो नॉन कंप्लायंस की कीमत सीधा सैकड़ों करोड़ों में जाती है। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? वो है अलग अलग कानूनी ढांचों के बीच बैलेंस बनाना। यहाँ एकदम साफ कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ यूरोप का बहुत ही सख्त ऑप्ट इन मॉडल है, तो दूसरी तरफ कैलिफोर्निया का कंज्यूमर ऑप्ट आउट अप्रोच है, जहां हर उल्लंघन पर $7,500 का जुर्माना लगता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है ईएसजी रिपोर्टिंग की लहर, और देखते हैं कि कैसे ये सस्टेनेबिलिटी मैंडेट्स अब टालने लायक नहीं रहे। 2026 के लिए एक बहुत ही जरूरी टर्म जो हम सबको समझनी चाहिए, वो है डबल मटीरियलिटी। डबल मटीरियलिटी दरअसल ये सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी कंपनी का पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है, बल्कि ये भी जांचता है कि सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दे वापस कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को कैसे बढ़ा रहे हैं। ये किसी भी ईएसजी रिपोर्ट की बिल्कुल बेसिक नींव है। और ये नींव रातों रात नहीं बनती। ऑडिट रेडी ईएसजी डेटा पाइपलाइन तैयार करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। पहली पब्लिक रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले 12 से 18 महीने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले महीने में असेसमेंट से शुरुआत होती है, 12वें महीने में ड्राई रन होता है, और जाकर 18वें महीने में पहली रिपोर्ट तैयार होती है। इन नियमों का सबसे हैरान करने वाला पहलू है इनका बॉर्डर के पार का इम्पैक्ट। भले ही किसी पेरेंट कंपनी का हेडक्वार्टर यूरोप के बाहर हो, लेकिन अगर यूरोप में उनका टर्नओवर 150 मिलियन यूरो को पार करता है, तो उन्हें इन सख्त यूरोपीय निर्देशों यानी CSRAD का पालन करना ही पड़ेगा। अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ। ये है वर्क प्लेस सेफ्टी। यहाँ रेगुलेटरी ओवरसाइट सिर्फ डिजिटल डेटा तक ही नहीं, बल्कि सीधे फिजिकल वर्क प्लेस तक पहुंच जाती है।
ये टाइमलाइन एक बहुत ही स्पेसिफिक कंप्लायंस विंडो को हाईलाइट करती है। ये बताती है कि मैंडेटरी पोस्टिंग का समय खत्म होने से पहले ही एक्शन लेना कितना ज़रूरी है। 1 फरवरी से पोस्टिंग शुरू करना और 2 मार्च तक इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन पूरा कर लेना, ये बिल्कुल नेसेसरी है। और आखिरकार अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी डोमेन पर, रिएक्शनरी स्प्रेडशीट फायर फाइटिंग से दूर कंप्लायंस प्रोसेस को ऑटोमेट करना, जो कि असल में 2026 का सॉलिड समाधान है। देखिए, सच तो ये है कि मैन्युअल स्प्रेडशीट्स में उलझे रहने का ज़माना अब गया। अब जो नया स्टैंडर्ड है वो एजेंटिक कंप्लायंस यानी एजेंटिक कंप्लायंस का है। इसमें एआई एजेंट्स लगातार ऑडिट की तैयारी करते हैं, रियल टाइम में सबूत जुटाते हैं और इंसान उस पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी से निगरानी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आखिर इस लेवल तक पहुंचा कैसे जाए? एप्टेगा का ये 4 स्टेप रोड मैप इस सफ़र को बहुत ही प्रैक्टिकल बना देता है। शुरुआती इन्वेंट्री और कंट्रोल मैपिंग से लेकर एपीआई के जरिए एविडेंस कलेक्शन, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग और फाइनली ओवरसाइट साइन ऑफ तक, ये सब कुछ एक बहुत ही स्मूथ प्रक्रिया है। इस एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो हर रिस्क मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए है। क्या 2026 के लिए हमारे कंप्लायंस ऑपरेशंस मॉडर्न ऑटोमेशन की मजबूत नींव पर चल रहे हैं या हम बस किसी तरह उधार के समय पर काम चला रहे हैं? इसी एक सवाल पर कल के बिजनेस की रेजिलियंस टिकी हुई है।